सुमित्रा की 2 बहू थी और बेचारी सुमित्रा अपनी दोनों बहुओं के बीच में फंसी रहती। कैसे? आइए देखते हैं। माँ, परसों शर्मा अंकल के घर में पार्टी है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना आज शॉपिंग कर ली जाए। पार्टी? कैसी पार्टी बहू? और तुझे किसने बता दिया कि उनके घर में परसों पार्टी है? माँ, इनविटेशन कार्ड आया है। परसों शर्मा अंकल के पोते का जन्मदिन है। उन्होंने पूरी सोसाइटी को इनवाइट किया है। सच में आपको तो कुछ पता ही नहीं रहता। अब आप तो जानती है ना कि शर्मा अंकल कितने अमीर हैं, उनकी पार्टी में कितने बड़े बड़े लोग आएंगे। अब हम उनकी पार्टी में ऐसे गरीबों की तरह बनकर तो नहीं जा सकते ना। बात तो तेरी बिल्कुल सही है बहू, पर तू जानती है ना इस महीने कितना पैसा खर्च हो गया है। इस महीने घर में फ्रिज और वॉशिंग मशीन भी आई है। अब और खर्च मत कर। इतनी सारी साड़ियाँ तुम्हारे पास रखी है, वही पहन लेना। इस तरह से सुमित्रा बहाने देकर वहां से चली जाती है। बेचारी दीपाली, जिसे शॉपिंग का बहुत शौक था, उसका शौक रखा का रखा रह जाता है। कुछ देर बाद दीपाली अपनी देवरानी अंकिता के साथ रसोई में खाना बना रही होती है और उससे अपना दुख शेयर करती है। अब तुम ही बताओ अंकिता, हम इतनी बड़ी पार्टी में इस तरह से बनकर जाएंगे नॉर्मल लोगों की तरह? क्या दीदी, आजकल की पार्टी में कौन इतना सज धज के जाता है। जितने सिंपल बने रहो उतने अच्छे लगते हैं और क्लासी भी। मेरे पास तो बहुत सारे कपड़े रखे हैं जिसे मैंने अब तक पहने ही नहीं। अगर आपकी शॉपिंग नहीं हो पाई तो आप मुझसे मेरी साड़ियाँ ले लेना। मुझे तो बस गहने चाहिए। मेरे पास बहुत भारी गहने हैं, अब कुछ हल्का चाहिए। वाह अंकिता, क्या दिमाग पाया है तुमने। माँ जी यहाँ मुझे साड़ी खरीदने से रोक रही है और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें गहने के लिए पैसे देंगी? दीदी, आप इस गलतफहमी से बाहर निकले कि मैं कुछ करवा नहीं सकती। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि माँ जी को अपने इशारों पर कैसे नचाना है। हाँ, आखिर मैं भी तो जानूं कि तुम ऐसा भी क्या खिलाकर माँ जी पर जादू करना चाहती हो और उन्हें अपने इशारों पर नचाने की कोशिश करना चाह रही हो। आप तो बस देखते जाइए दीदी, वेट एंड वॉच। इतना बोलकर हंसते हुए अंकिता रसोई घर से बाहर चली जाती है। बेचारी दीपाली, जो इस घर में अंकिता के आने से भी पहले आई थी, अब तक वो भी नहीं जान पाई थी कि आखिर अंकिता ऐसा क्या खिलाती है सुमित्रा को, जो सुमित्रा हर समय छोटी बहू के ही गुण गाती रहती है। अब इसी तरह रात में पूरा परिवार एक साथ खाना खाता है और खाना खाकर सब अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर दीपाली और अंकिता किचन की सफाई कर रही होती है। तभी वहां सुमित्रा अपनी दवाई ढूंढते हुए आती है। बहू, तुम दोनों में से किसी ने मेरी दवाई देखी है क्या? ना दवाई मिल रही है, ना ही चश्मा मिल रहा है। माँ जी, कुछ ना मिला करे तो मुझे बता दीजिए। रुकिए, मैं अभी आपकी दवाई और चश्मा लेकर आती हूँ। अंकिता फटाफट अपनी सास की दवाई और चश्मा लेकर आती है। चश्मा लगाने के बाद हमेशा की तरह दूध के साथ सुमित्रा अपनी दवाई लेती है। तभी अंकिता अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज मैंने स्पेशल कचौड़ियाँ आपके लिए बनाई थी। कैसी लगी आपको? बहुत दिन हो गए थे ना, आपने कचौड़ियाँ नहीं खाई थी। छोटी बहू, ये भी कोई पूछने की बात है? तेरे हाथ में तो माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। तूने तो मुझे कचौड़ियाँ खिलाकर मेरी आत्मा को शुद्ध कर दिया। वो तो आपका बड़प्पन है माँ जी, वरना आजकल की सास कितनी खतरनाक होती है। पर भगवान का शुक्र है कि मेरी सास ऐसी नहीं है। अच्छा माँ जी, मैं क्या कह रही थी, शर्मा अंकल की पोते का जन्मदिन है और आप तो जानती है ना, वहाँ पर वीआईपी लोगों का आना जाना है। मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी, पर मैं बस सोच रही थी कुछ सस्ती सी ज्वेलरी खरीद लें, हल्की से, साधारण से, क्योंकि गर्मी भी बहुत है। ज़्यादा भारी गहने वहाँ पहन कर जा नहीं सकती। आप तो जानती है ना आजकल का ट्रेंड। हाँ बहू, मैं सब समझ रही हूँ। और वैसे भी तेरे पास तो सारे भारी भारी गहने हैं। मैंने तो तुझे खुद कहा था कि हल्के गहने बनवा ले, पर मेरी सुनता कहाँ है कोई। कल ना मुझसे पैसे ले लेना और जाकर कुछ हल्के गहने लेकर आना, ताकि परसों पार्टी में अच्छे से पहन कर जा सकूं और 4 लोग देख कर कह सके, वो देखो सुमित्रा की बहू। सुमित्रा की ये बात सुनते ही दीपाली की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अब क्या था, वो अपनी जुबान पर काबू नहीं कर पाती और अपने दिल की बात अपनी सास के सामने रख देती है। अरे अंकिता, तुमने सच में ऐसा भी माँ जी को क्या खिलाया कि इनके रंग ढंग हाव भाव बदल गए? दिन में जब मैंने शॉपिंग की बात की तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया और अब तुम्हें गहने के लिए पैसे दे रही है।
माँ जी, बहू में भेदभाव क्यों कर रही हैं आप? बहू, मेरे लिए तुम दोनों एक बराबर हो। शॉपिंग करने के लिए मना किया था, गहने खरीदने के लिए थोड़ी ना। वो सामान खरीदो जो तुम्हारे पास नहीं है। पर तुम्हें तो साड़ियाँ ही लेनी है, जबकि पूरी अलमारी उल्टी कर रही है कपड़ों से। सुमित्रा उल्टा दीपाली को ही समझाकर चली जाती है। बेचारी दीपाली को कुछ समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हो गया। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, माँ जी 2 दिन हो चुके हैं टीवी को बंद हुए, टीवी ठीक करवा लीजिए ना। और ये फ्रिज देखिए कितना पुराना हो गया है, कितना छोटा सा फ्रिज है, सामान भी सही से नहीं आ पाता और खाना भी बर्बाद हो जाता है। बहू, तू तो जब अपना मुंह खोलती है खर्च की ही बात करती है। पर मैंने अब कौन सी खर्च की बात कर दी माँ जी? मैं तो बस सच बोल रही हूँ, सच में खाना बर्बाद हो जाता है। बेचारी दीपाली हमेशा की तरह बोल ही रही होती है कि सुमित्रा दीपाली की बातों को अनसुना कर वहां से चली जाती है। जिसके बाद दीपाली भी अपनी देवरानी की तरह दिमाग लगाती है, क्योंकि अब दीपाली भी समझ चुकी थी कि सास को बस में कैसे करना है। ऐसे नहीं मानने वाली मेरी सास, जब तक उनकी मनपसंद चीज उनके मुंह में ना ठूस दूं। माँ जी, अब मुझे भी पता चल चुका है कि आपको कैसे खुश रखना है। बस आपको कुछ खिला दूं ताकि मेरी बात आप मान जाओ। अब क्या था, दीपाली भी अंकिता की तरह अपनी सास के लिए उसकी फेवरेट इडली बनाती है, जिसे खाने के बाद सुमित्रा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बहू, तुझे ना अपनी खुद की दुकान खोल लेनी चाहिए। तेरे हाथों में तो जादू है। मुझे नहीं लगता कि हमारे पूरे मोहल्ले में तुझसे अच्छा इडली कोई बनाना जानता होगा। वैसे इडली का सारा सामान रखा है ना, मुझे कल नाश्ते में भी यही देना। हाँ माँ जी, मैंने बहुत सारा बैटर बनाया है। अभी इडली का सारा सामान रखा है, कल सुबह भी आपके लिए वही बना दूंगी नाश्ते में। बस दीपाली अपनी सास को इडली खिलाकर उसका दिल जीत लेती है। पर ये क्या, अगली सुबह जब बेचारी सुमित्रा खाने की टेबल पर इडली का इंतजार कर रही होती है, तभी दीपाली छोटा सा मुंह बनाकर आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी माफ़ करना, पर सांभर और इडली खराब हो गई। फ्रिज में जगह ही नहीं थी ना, कहाँ रखती इडली बनाने का सामान। अगर आप फ्रिज ले आती तो इतनी दिक्कत ना होती। टीवी भी बंद पड़ा है, पूरा दिन आप बोर होती रहती है। मेरा क्या है, मैं तो फ़ोन से भी खुश हूँ। मुझे तो आपकी चिंता होती है, लगता है आप पर शनि भारी है। अरे बहू, कुछ भी बोलती है। मुझ पर आज तक शनिदेव भारी नहीं पड़े। अरे फ्रिज का क्या है, मैं अभी अपने बेटों से कहती हूँ, अभी के अभी घर में फ्रिज आ जाएगा। इस फ्रिज की वजह से और नुकसान नहीं झेल सकती मैं। लो जी, जो सुमित्रा अब तक नए फ्रिज के खिलाफ थी, अब वही सुमित्रा घर में फ्रिज होते हुए भी नया फ्रिज मंगवा लेती है। अब इसी तरह से दीपाली हमेशा अपनी बात मनवाने के लिए कुछ न कुछ अपनी सास को खिला देती और सुमित्रा खुश होकर दीपाली की सारी इच्छाओं को पूरी कर देती। ये देखकर अंकिता को अब अंदर ही अंदर अपनी जेठानी से जलन होने लगती है, क्योंकि अंकिता को अपनी जेठानी की तरह खाना बनाना जो नहीं आता था, सिवाय कचौड़ी के। सही है माँ जी, आपकी प्यारी बहू तो जेठानी जी ही है, तभी तो उनके हाथों का खाना खाकर आप उनकी सारी बातें कान आँख बंद करके सुनती हैं। छोटी बहू ऐसा क्यों बोल रही है? मेरे लिए तो तुम दोनों बहू एक बराबर हो। आखिर तुम दोनों ही तो मेरी पसंद की हो, फिर मैं तुम दोनों में भेदभाव क्यों करूँगी? भेदभाव तो हो रहा है ना माँ जी, जेठानी जी को मुझसे अच्छा खाना बनाना आता है, इसीलिए वो आपको हमेशा कुछ न कुछ खिला देती है और अपनी बात निकलवा लेती है। पर मैं क्या करूं, मुझे तो अच्छा खाना बनाना आता ही नहीं सिवाय कचौड़ी के, और कचौड़ी खा खा के तो अब आपका मन भर चुका है ना। मैं ना तो आपको अच्छा खाना खिला पाती हूँ और ना ही अपनी बात मनवा पाती हूँ। देख बहू, मैं नहीं जानती तो किस बात पर नाराज है, पर अपनी जेठानी के बारे में ऐसा मत सोच। वो दिल की बहुत साफ है, और वैसे भी वो जो भी बात अपनी मनवाती है ना, वो अपने खुद के लिए नहीं करवाती। वो हमेशा ऐसी चीज़ मांगती है जिसमें पूरे घर वालों का फ़ायदा हो। इसलिए तू अब अपनी नाराज़गी छोड़ दे, गुस्सा वुस्सा होने से कुछ नहीं होने वाला। सही कहा आपने, मेरे नाराज़गी से यहाँ किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर यही जेठानी जी नाराज़ होती तो इस घर में सब जेठानी जी के आगे पीछे घूमना शुरू कर देते। अंकिता अपनी सास से और अपनी जेठानी से इतनी नाराज़ हो चुकी थी कि अब वो कोई बात सुनना या समझना ही नहीं चाहती थी। कुछ भी बात होती, अंकिता उस बात का गलत मतलब निकाल लेती, जिस वजह से अब दोनों देवरानी जेठानी के बीच में भी अक्सर लड़ाइयाँ होने लगती है। क्या है अंकिता, तुम एक भी काम ठीक से नहीं करती। कैसी रोटियां बनाई है, एक रोटी गोल नहीं है। सही कहा भाभी आपने,
मुझे थोड़ी ना कुछ आता है, सब कुछ तो आपको ही आता है। तभी तो माँ जी भी आप ही की गुण गाती है। मेरा तो इस घर में होना ना होना एक बराबर है। अंकिता, जब पहले माँ जी तुम्हारे गुण गाती थी और तुम्हारी इच्छाओं को सबसे ऊपर रखती थी, तब मैंने तो तुमसे कभी लड़ाई नहीं की। पर वही माँ जी अब जब मेरी 2 बातें सुनने लगी है तो तुम्हें मुझसे जलन होने लगी। मुझे क्यों जलन होगी? अगर मुझे जलन होती तो माँ जी को कैसे खुश करना ये तरीका मैं आपको कभी ना बताती। जल्दी तो आप मुझसे हैं, तभी तो हमेशा माँ जी के लिए कुछ न कुछ अच्छा बनाती है और उन्हें मेरे खिलाफ भड़काती रहती है। इतना बोलकर अंकिता गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। पूरा दिन बीत जाता है पर अंकिता कमरे से बाहर नहीं आती और ना ही कुछ खाती है, जिस वजह से घर के सारे काम अकेले दीपाली को करने पड़ते हैं। ये सब देखकर सुमित्रा अपनी दोनों बहुओं को अपने पास बुलाती है और उनकी गलतफहमियों को दूर करती है। बहू, तुम दोनों मेरे लिए एक हो, पर तुम दोनों को ही ये क्यों लगता है कि मुझे कुछ भी बनाकर बस खिला दो तो मैं उसकी बात सुन लेती हूँ। मैं तुम दोनों की बात हमेशा इसलिए सुनती हूँ क्योंकि तुम जो भी डिमांड रखती हो मेरे सामने वो जायज़ होती है और मैं तुम दोनों से एक बराबर प्यार करती हूँ, खाने से नहीं। इस तरह सुमित्रा अपनी दोनों बहू के सामने अपनी बात रखकर उनके बीच की गलतफहमी को दूर कर देती है कि बस सुमित्रा को कुछ भी खिला देने से उसका दिल नहीं जीता जा सकता और सुमित्रा भी अपनी दोनों बहू से एक बराबर प्यार करती है। ये है कमल का घर, जिसमें कमल अपनी माँ और पत्नी जानवी के साथ रहता है। और हाँ, इनके अलावा इस घर में इनका एक नौकर नंदू भी रहता है, जो यहाँ पिछले 15 सालों से काम कर रहा है। घर में पढ़ी लिखी बहू आने से कमल की माँ को लगने लगा कि उनकी इस घर में अब वैल्यू कम हो गई है। अरे बहू, मेरा कमरे में रखा हुआ मेरा चश्मा तो ला दो। मम्मी जी, अभी कंप्यूटर पर काम कर रही हूँ, अभी नहीं ला सकती। आप नंदू को कह दो, वो ला देगा। अरे नंदू, तू ही मेरा चश्मा ला दे। बड़ी मालकिन, अभी ना मैं जानवी मैडम के कपड़े इस्त्री कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद ला दूंगा। हाँ। हे भगवान, इस नई बहू के आते ही मेरे तो जैसे उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। सब इस नए जमाने की पढ़ी लिखी बहू के नखरे उठा रहे हैं। मेरी तो जैसे किसी को कोई परवाह ही नहीं। जब देखो सब जानवी जानवी की रट लगाए रहते हैं। हे भगवान, अब तो बस तेरा ही सहारा है। तू ही कोई चमत्कार करके दिखा दे, कोई ऐसा चमत्कार कर कि सब मेरी सुनने लगे भगवान। तभी सरोज की पुरानी सहेली सुमन वहां आती है। सरोज को परेशान देखकर सुमन उससे पूछती है, अरे सरोज, तू इतनी उदास क्यों है? सब ठीक तो है ना? सरोज बोल पड़ती है, अरे जब से बहू शादी करके घर में ले आई हूँ तब से सब जानवी जानवी करते रहते हैं। अरे सब सिर्फ उस नए जमाने की बहू के ही आसपास चक्कर काटते रहते हैं। सुमन उसकी ये बात बड़े ध्यान से सुनती है और उसे एक उपाय बताती है। अरे सरोज, तू भी ना इतनी छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाती है। मेरे पास तेरी इस बात का ऐसा उपाय है कि जब तू उसे सुनेगी ना तो खुशी के मारे झूम उठेगी। अरे तो फिर जल्दी से बताना, चिपकी है, बता बता। तो फिर सुन ले। बात यह है कि मैंने एक बार एक बाबा को ये कहते हुए सुना था कि अगर बिना किसी से कुछ बोले और बिना कुछ कहे कोई इंसान एक मंत्र का जाप 21,000 बार कर ले तो उसके मन की एक बात सच हो जाती है और एक ऐसी सिद्धि प्राप्त होती है जिससे इंसान किसी के भी मन की बात सुन सकता है। ये सुनकर सरोज तो बहुत खुश हो जाती है और सुमन से कहती है, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया दिया तूने सुमन। मैं तो इस उपाय को करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तू बस मुझे ये बता कि वो मंत्र है क्या? अच्छा, तो जरा अपना कान इधर ला। हाँ हाँ, जल्दी बता जल्दी बता। सुमन झट से सरोज के कान में वो मंत्र बता देती है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो अब मैं ना इस मंत्र का 21,000 बार जाप करके सिद्धि प्राप्त कर लेती हूँ। फिर उस जानवी की बच्ची को सबक सिखाऊंगी। ठीक है सरोज, तो अब मैं चलती हूँ। तू सब काम अच्छे से कर लेना और जब सिद्धि प्राप्ति हो जाए ना तो मुझे मत भूल जाना, ठीक है? चल मैं चलती हूँ।
सुमन के जाने के बाद सरोज बहुत देर तक सोचती रहती है और फिर उठकर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर सरोज नहा धोकर अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है और सुमन के बताए मंत्र को पढ़ना शुरू करती है। कुछ घंटों के बाद सरोज के कमरे से बहुत तेज रोशनी निकलती है और थोड़ी देर बाद सरोज अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर कमरे से बाहर निकल आती है। देखने में तो सब पहले जैसा ही लगता है, लेकिन कमरे से आई रोशनी का असर दिखना बाकी था। सरोज इधर उधर देखती है, फिर किसी को आसपास ना पाकर वो रसोई की ओर बढ़ती है। तभी उसे जानवी की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि रसोई में चाय बना रही थी। आज तो हद ही हो गई है। मम्मी जी इतनी देर से कमरे में दरवाज़ा बंद करके पता नहीं क्या बोल रही थी। अब तो उनकी ग्रीन टी का टाइम भी चला गया। और दिनों में कभी मुझसे देर हो जाए तो घर 7वें आसमान पर उठा लेती हैं। भगवान ही समझ सकते हैं इस घर के लोगों को। जानवी की ये बातें सरोज बड़े आराम से सुन सकती है। पहले कुछ हैरान होने के बाद सरोज को समझ आ जाता है कि लोगों के मन की बात सुन लेना ही उसकी सिद्धि है। अच्छा, तो ये बात है, मुझे सिद्धि मिल ही गई। मेरी सिद्धि दूसरों के मन की बात सुनना ही है। हे भगवान, मैंने तो आपसे बस इतना ही मांगा था कि इस घर के लोग मेरा भी सुना करें, लेकिन आपने तो मुझे लोगों के मन की बात सुनने की सिद्धि दे दी। कोई बात नहीं भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे जानवी बहू, मैं देर तक कमरे में बैठी रही तो क्या हुआ? मेरी ग्रीन टी अब बना के दे दे मुझे, मैं अब पी लूंगी। बना तो सही तू। हाँ मम्मी जी, आपको कैसे पता कि मैं क्या सोच रही थी? आप छुप छुप कर मेरी बातें सुन रही थी क्या? अरे नहीं नहीं बहू, तुम्हारी बातें भला मैं क्यों छुप छुप कर सुनने लगी हैं? तुम ज़्यादा सोचा मत करो, बस मेरे लिए ग्रीन टी बना दो और मेरे कमरे में देकर जाओ, ठीक है? अब एक और मुसीबत आ गई मेरे सर पर। इस बुढ़िया को मेरे मन की बातें सुनाई भी देने लगी हैं। पता नहीं और क्या क्या करेंगी अब ये मेरे साथ। सरोज को जानवी की ये बात भी सुनाई दे जाती है। ओह, तो बहू मेरे बारे में ऐसा सोचती है। मुझे मम्मी जी कहकर बुलाना बस दिखावा ही है। मन में मेरे लिए कोई इज्जत ही नहीं। ये सोचते सोचते सरोज आगे बढ़ती है और उसे नंदू के मन की आवाज़ सुनाई देती है। मेरा तो जीवन इस घर की सेवा करने में निकल गया। अब इस सास बहू की चिक चिक सुनना ही बाकी था। पता नहीं इन्हें मेरी हालत पर कब तरस आएगा और कब ये मेरी तनख्वाह बढ़ाएंगे। बेटी की शादी भी करनी है, सारा इंतज़ाम कैसे होगा पता नहीं। आज छोटे मालिक घर आएंगे तो उनसे कहूँगा कि तनख्वाह बढ़ा दीजिए। क्यों रे नंदू, अभी 3 महीने पहले ही तो तेरी तनख्वाह बढ़ाई थी और अब फिर से तुझे तनख्वाह बढ़ानी है? अरे तुझे जो बात करनी है मुझसे कर, मेरे बेटे को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाया मत कर, ठीक है? इस कंजूस मालकिन को मेरे मन की बात भी सुनाई देने लगी। अगर सुनाई दे ही गई है तो मेरी तनख्वाह बढ़ा क्यों नहीं देती? जी मालकिन, मैं तो बस ऐसा सोच रहा था। तू जरा कम ही सोचा कर नंदू, काम ज्यादा कर। शाम होने पर कमल के घर आने का समय हो जाता है और दरवाजे की घंटी बजती है। जानवी दरवाज़ा खोलती है और कमल अंदर आता है। अरे आप आ गए, चलिए हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ, आज कुछ तो हुआ है। जानवी तो मुझसे बिना कारण कभी इतनी अच्छी तरह बात नहीं करती। हे भगवान, पता नहीं आज ये मुझसे क्या लाने को कहेगी और मुझे कितने का चूना लगाने वाली है। बेटा, ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही। तेरी बीवी तो है ही ऐसी। मैं तो ये बात तुझे इतने दिनों से कह रही हूँ, लेकिन अब तो तुझे भी ऐसा ही लग रहा है ना? अरे तो फिर उसे समझाता क्यों नहीं? पर मैंने तो कुछ कहा ही नहीं माँ। मैं तो ये बात बस सोच रहा था। आपको कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रहा हूँ? यही तो वो बात थी जो मुझे आपसे करनी थी। अब आप ही देख लो
कि मम्मी जी के साथ रहते हुए हम आज़ादी से कुछ सोच भी नहीं सकते। इनके मन की बात तो ये जानती ही है, अब हमारे मन की भी बात जानने लगी है। अब क्या सोचने के लिए भी हमें घर से बाहर जाना पड़ेगा? कमल वहां से बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन कमरे में जाकर सोचता है कि अब बहुत हो चुका, मैं तो तंग आ गया हूँ सास बहू के बीच में पड़कर। पता नहीं दोनों को आपस में क्या बैर है। जानवी तो कुछ महीने पहले ही आई है, लेकिन माँ, उनको तो सोचना चाहिए। माँ भी कभी जानवी को समझने की कोशिश ही नहीं करती। और जानवी, अरे वो तो पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, उससे तो मेरी माँ का लिहाज करना चाहिए। लेकिन नहीं, हर बात में दोनों की तरफ से घर में जंग छिड़ी रहती है। तंग आ गया हूं मैं। सोचता हूं जानवी को लेकर अलग रहने चला जाऊं, कम से कम रोज रोज की लड़ाई तो नहीं देखनी पड़ेगी। सरोज कमल के मन की ये बात भी सुन लेती है और सोच में पड़ जाती है। लगता है इन सब लोगों के रास्ते का मैं ही काटा हूं। मेरा बेटा भी मुझे अकेला छोड़कर अपनी बीवी के साथ अलग रहने की बात सोचने लगा है। अरे तो फिर मैं क्यों रहूं इस घर में? मैं ही चली जाती हूं यहाँ से, यही सही रहेगा। मैं कल ही इस घर से चली जाऊंगी। सरोज अपने कमरे में जाकर अपना सामान पैक करने लगती है। सरोज अपना सारा सामान बांधकर भारी कदमों से बाहर की ओर बढ़ती है। तब कमल, जानवी और नंदू भी वहां आ जाते हैं। सरोज को इस तरह जाते हुए देखकर वो समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या है। अरे कहाँ जा रही हो माँ? कुछ तो बोलो माँ। सरोज से कोई जवाब ना मिलने पर वो सोचने लगता है, माँ अचानक से इस तरह क्यों जा रही है? क्या उन्हें हमारी जरा भी परवाह नहीं? क्या कभी इस परिवार में कहा सुनी नहीं होती? तो क्या लोग इस तरह से घर छोड़कर चले जाते हैं? मम्मी जी को ऐसे नहीं जाना चाहिए। जितना ये घर मेरा है उतना ही मम्मी जी का भी तो है। और फिर अगर मम्मी जी चली गई तो मुझसे रोज रोज की होने वाली खट्टी मीठी नोक झोंक कौन करेगा? मालकिन भी तो इस घर का हिस्सा है। अगर बड़े साहब जिंदा होते तो उन्हें ये देखकर कितना बुरा लगता, पर ये बात मैं इन्हें कैसे समझाऊं? छोटा मुंह बड़ी बात होगी। ये सब सुनकर सरोज रुक जाती है और मुस्कुराकर वापस आती है और कहती है कि अच्छा तो फिर ठीक है, तुम सबके मन में अगर यही बात है कि मुझे नहीं जाना चाहिए तो मैं नहीं जाऊंगी। अरे कभी नहीं जाऊंगी, तुम सबके साथ यहीं रहूंगी। अरे जानवी बहू, जाओ जाकर मेरे लिए चाय तो बना लाओ, अदरक वाली। सुरभि की शादी हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। वो एक किराए के घर में अपने पति आलोक के साथ रहती है। एक दिन जब सुरभि सोकर उठी तो उसका पति उसके पास नहीं था। उसने पूरे घर में देखा पर वो कहीं नहीं दिखा। तो उसने अपने पड़ोसियों से पूछा, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। कमाल है, मुझे बिना बताए कहाँ चले गए। आज से पहले ऐसे तो कभी नहीं गए। हे ऊपर वाले, सब कुछ ठीक हो बस। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। सुरभि ये सब सोच के दुखी हो ही रही थी कि अचानक उसकी नजर अलमारी पर गई जो कि खुली हुई थी। सुरभि ने जब उस अलमारी को चेक किया तो वो बहुत हैरान रह गई। अरे, इस अलमारी में से मेरे गहने और रुपए गायब हैं और आलोक के सारे कपड़े भी गायब हैं। अब सुरभि को ये समझने में देर नहीं लगी कि उसका पति उसे धोखा देकर चला गया है, और वो भी ऐसे समय में जब वो मां बनने वाली है। सुरभि को जब कुछ नहीं सूझा तो वो अपने मायके चली गई। मायके जाते ही उसकी भाभी मानसी उससे कहती है, आओ सुरभि आओ, बहुत सारा सामान साथ लाई हूँ। ज्यादा दिन रुकने के इरादे से आई हूँ क्या? लगता है अब सारी जिंदगी यहीं रहना पड़ेगा भाभी। अरे ये क्या कह रही हो? होश में तो हो। मानसी जल्दी से जाकर अपनी सास सुलोचना और पति विक्रम को बुलाकर लाती है। सुरभि सभी को सारी बात बता देती है, लेकिन उसकी माँ और उसका भाई उसे ही सुनाने लगते हैं। अरे दामाद जी, ऐसे कैसे चले गए? तुम 2-4 दिन रुक ही जाती वहां, क्या पता वापस आ जाते। तुमने जरूर झगड़ा किया होगा आलोक से, इसीलिए वो वहां से चले गए। नहीं भैया, हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब सुरभि अपने मायके में ही रहने लगी, लेकिन उसकी भाभी को सुरभि एक आंख नहीं भाती थी।
वो बार बार अपने पति से उसे घर से निकालने के लिए कहती रहती। सुनिए जी, आप अपनी बहन का रहने का इंतजाम कहीं और कर दीजिए ना, मैं उसे इस घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे मैं कहाँ रहने का इंतजाम करूं? पैसे कोई पेड़ पर थोड़ी ना उगते हैं। उसे जिस घर में रखूंगा तो उस घर का किराया भी तो मुझे ही देना होगा और सारा खर्चा भी मुझे ही उठाना होगा। मैं ये सब नहीं कर सकता। आजकल इतनी महंगाई हो गई है, यहाँ अपना पेट पालना मुश्किल है, अब इन महारानी के नखरे भी उठाओ। पहले तो ये एक थी, कुछ दिन बाद इसका बच्चा भी हो जाएगा तो उसको भी हमें ही पालना पड़ेगा। अरे पर हम कर क्या सकते हैं? इसे घर से निकाल भी तो नहीं सकते, और वो भी इस हालत में। आप इसे घर से नहीं निकाल सकते, लेकिन मैं तो निकाल सकती हूँ ना। मैं उसे इतना परेशान कर दूंगी कि वो खुद ही ये घर छोड़ने पर मजबूर हो जाएगी। क्या सोच रही हो मानसी? हाँ, अब कुछ नहीं सोच रही। ऑफिस के लिए देर हो जाएगी, चलिए नाश्ता कर लीजिए। मानसी सुरभि को आवाज लगाती है। सुरभि, ओ सुरभि। हाँ भाभी। चलो जल्दी से नाश्ता लेकर आओ, तुम्हारे भैया को ऑफिस जाना है, देर हो रही है। लेकिन भाभी, मैंने तो कुछ बनाया नहीं। वो क्या है ना, किसी ने मुझसे खाना बनाने के लिए कहा भी नहीं था। सुरभि, तुम इस घर में मेहमान नहीं हो जो 2-4 दिन रहकर चली जाओगी। तुम यहाँ हमेशा के लिए रहने आई हो, तो तुम अपनी जिम्मेदारी खुद समझो और घर का काम कर लिया करो। मानसी की बात सुनकर सुलोचना भी वहां आ जाती है। हाँ बेटी, मानसी ठीक बोल रही है। तुम्हारे दिन भर रोते रहने से तुम्हारा पति वापस तो नहीं आ जाएगा। घर के काम में अपनी भाभी की मदद करवा दिया करो, तुम्हारा भी दिल लगा रहेगा। ठीक है माँ, मैं अभी नाश्ता बना देती हूँ। रहने दो सुरभि, मुझे देर हो रही है, मैं बाहर ही कुछ खा लूंगा। ये कहकर विक्रम घर से चला जाता है। सुरभि को अपनी भाभी और माँ की बात समझ में आ गई कि वो अपने मायके वालों पर बोझ बन गई है। अब सुरभि अकेले ही सबके लिए खाना बनाने लगी। एक दिन सुरभि खाना बना रही थी कि तभी उसे मानसी ने आवाज दी। सुरभि, सुरभि जल्दी यहाँ आओ। सुरभि मानसी के पास पहुंची तो मानसी ने कहा, सुरभि, तुमसे खाना बनाने के लिए बोला है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सारा दिन किचन में गुजार दो। घर में और भी काम होते हैं ना, थोड़ा उन पर भी ध्यान दिया करो। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम खाना बनाकर कपड़े धो देना। खाना बनाने के बाद सुरभि कपड़े धोने लग जाती है। सुरभि की भाभी इतना भी नहीं सोचती कि उसकी ननद प्रेग्नेंट है। वो उससे ऐसी हालत में सारे घर का काम करवाती है। तभी उसकी माँ उसके पास आकर कहती है, सुरभि, तुझे दुनिया का सारा काम याद रहता है, लेकिन मेरा ही काम भूल जाती है। मैंने तुझे पूजा की थाली तैयार करने के लिए कहा था ना। वो माँ, मैं कपड़े धोने के चक्कर में भूल गई, अभी लेकर आती हूँ। रहने दे, रहने दे, तू तो बस कपड़े धो, मैं कर लूंगी अपना काम खुद ही। सुलोचना वहां से चली जाती है। सुरभि कपड़े धोकर रात के खाने की तैयारी करने लगती है। रात को सब खाना खाने बैठते हैं। सुरभि सबके लिए खाना परोस रही होती है, तभी उसका भाई उससे कहता है, सुरभि, मुझे ऑफिस के काम से दूसरे शहर जाना है, तो मैं 5 बजे घर से निकलूंगा। तुम मेरे जाने की तैयारी कर देना और मेरे लिए नाश्ता भी बना देना। और हाँ, 3 लोगों का लंच भी पैक कर देना, मेरे साथ 2 लोग और जाएंगे। जी ठीक है भैया। बेचारी सुरभि रात को सबको खाना खिलाकर रसोई का सारा काम करके सबसे लेट सोती है और रात के 3 बजे ही उठ जाती है। वो अपने भाई के जाने की सारी तैयारी कर देती है। जब उसका भाई चला जाता है तो वो दोबारा सो जाती है। जैसे ही वो सोने जाती है कि उसकी भाभी उसे उठाते हुए कहती है, ओ महारानी, उठ जाओ, कब तक सोती रहोगी? चलो उठो, घर का बहुत काम बाकी है। भाभी, मैं अभी अभी सोई हूँ। ऐसी हालत में मुझे भी आराम की ज़रूरत है। मुझे थोड़ी देर और सोने दो, मैं उठकर सारा काम कर लूँगी। ला कर लो बात। काम से बचने के लिए प्रेगनेंसी का बहाना मत बनाओ। दुनिया में तुम अकेली नहीं जो प्रेग्नेंट हुई हो। औरतें तो ऐसी हालत में इतनी मेहनत मजदूरी करती है और तुमसे घर का काम भी नहीं हो रहा। सुरभि को मानसी की बातों से बहुत दुख होता है। वो उठकर दोबारा काम में लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वो अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए। तुम्हें पैसों की क्या जरूरत आन पड़ी? माँ, वो
रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना था। डॉक्टर की फीस और दवाइयों के लिए पैसे चाहिए थे। अरे बेटा, तुम मुझसे क्यों मांग रही है? मेरे पास कहाँ से आएंगे पैसे? मैं कमाने थोड़ी ना जाती हूँ। अपने भैया से कह दो, वो दे देगा। अब सुरभि अपने भाई के पास जाती है। हालांकि उसे अपने भाई से पैसे मांगते अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। पर उसके भाई ने भी उसे मना करते हुए कहा, देखो सुरभि, मैं इस घर का खर्चा ही बहुत मुश्किल से उठा पाता हूँ। ऊपर से तुम्हारी ये डॉक्टर की फीस और दवाई का खर्चा, ना बाबा, मैं नहीं दे सकता। तुम किसी सरकारी अस्पताल से अपना इलाज क्यों नहीं करा लेती? आजकल तो सरकारी अस्पताल में अच्छी अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं और अच्छे से इलाज भी हो जाता है। विक्रम की बात सुनकर सुरभि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है, मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा सगा भाई और माँ मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। अब समझ में आया कि बेटियां शादी के बाद पराई क्यों हो जाती है। इसमें इनकी क्या गलती? अब मैं तो पराई हो गई हूं ना, और पराए लोग तो बोझ ही होते हैं। सुरभि अपना इलाज सरकारी अस्पताल में करवाती है और ऐसे ही वो अपने दिन गुजारती है, जहां वो अपनों के साथ रहकर भी अपने आप को पराया महसूस करती है। एक दिन सुरभि की तबीयत बहुत खराब होती है। भाभी, भाभी, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे अस्पताल ले चलिए। सुरभि, तुम घर में कुछ काम तो करती नहीं। तुमसे काम के लिए कहती हूँ तो तुम अपने प्रेग्नेंट होने की बात करके काम टाल देती हो। अब अगर मैं तुम्हारे साथ अस्पताल गई तो घर का काम कौन करेगा? माँ, भाभी तो नहीं आ रही, आप ही चलो ना मेरे साथ। बेटी, अब इस बुढ़ापे में मुझसे अपना बोझ तो उठता नहीं, मैं तुम्हारा बोझ कैसे उठाऊंगी? तू ही बता, कैसे जा सकती हूँ मैं? माँ, तो आप भैया को फोन कर दो, वो आ जाएंगे। वो तो शहर से बाहर गए हैं, और यहाँ होते ना तो भी नहीं आते। जब सुरभि की तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो मानसी उसे अस्पताल लेकर चली गई। डॉक्टरों ने सुरभि का इलाज करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद सुरभि को होश आया तो एक नर्स ने कहा, कैसा फील कर रही हो आप? मैं ठीक हूँ, मेरा बच्चा। आपकी बेटी हुई है और बहुत प्यारी है। नर्स छोटी सी बच्ची को लाकर सुरभि के हाथों में थमा देती है। सुरभि कहती है, मेरे घर से कोई आया है? नहीं, आपकी भाभी आपको यहाँ छोड़कर चली गई। ये बात सुनकर सुरभि का दिल टूट गया और वो अपनी बच्ची को हाथ में लिए बस ये सोच रही थी, अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी अपनी माँ, भाई, भाभी मुझे बोझ समझते हैं तो वो मेरी बेटी को कहाँ अपनाएंगे? हाँ, लोग, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं।